श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य की बाकी 7 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले। मैडम, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है और इसी के साथ नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नाम निर्देशन पत्र, जिसे नामांकन पत्र भी कहा जाता है, के साथ उम्मीदवारों को कौन कौन से शपथ पत्र देने होते हैं? नमस्कार। जो नाम निर्देशन पत्र होता है या नामांकन पत्र होता है, ये उम्मीदवार सबसे पहले तो 4 सेट में हमारे पास जमा करते हैं और ये मुख्य रूप से नाम निर्देशन पत्रों के साथ में अपनी शैक्षणिक योग्यता, उसके अलावा आपराधिक पूर्ववृत्त और उनके जो भी संपत्तियां है, चलाचल और देनदारियां, यानी कि उनके जो भी लायबिलिटीज है, नो ड्यूज है गवर्नमेंट के अगर कोई, तो ये सब चीजों को वो शपथ पत्र के रूप में सबमिट करते हैं। मैडम, यदि कोई उम्मीदवार जब नामांकन भरने जाता है तो उसे किन नियमों या शर्तों का पालन करना होता है? कितने व्यक्तियों को वो अपने साथ ले जा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, और अन्य कौन से दिशा निर्देश हैं जिसका पालन करना किसी भी उम्मीदवार के लिए जरूरी होता है? तो सर्वप्रथम तो जो नाम निर्देशन पत्र सबमिट होता है वो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अधिसूचित कार्यालय में ही जमा किया जाता है और निर्धारित समय अवधि में ही, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में इंगित है, सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही करते हैं। और नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय किसी भी समय जो है कुल 5 व्यक्ति नामांकन कक्ष में उपस्थित हो सकते हैं। उससे ज्यादा व्यक्ति उम्मीदवार अपने साथ नहीं ले जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र के लिए जो अभ्यर्थी है वो नामांकन केंद्र से 100 मीटर की परिधि में मात्र 3 वाहनों को ही ले जा सकता है। इसको लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमेशा वहां पर अधिक भीड़ न हो, इसका ध्यान रखते हुए ये निर्देश जो है बनाए गए हैं। मैडम, एक सवाल और ये है कि नामांकन एक बार किसी उम्मीदवार ने भर दिया तो क्या उसको चुनाव के दौरान के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलना होता है, और ये क्यों जरूरी है ये चीज, और जो ये बैंक अकाउंट है उसमें किस अवधि के एक्सपेंडिचर या व्यय को देखा जाता है? एक बार जब नाम निर्देशन पत्र कोई उम्मीदवार भर देता है तो उसके बाद में जो है वो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिहाज से, जो कि अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए 95 लाख रुपए प्रति लोकसभा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, इस एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो है ये होता है। और इसमें किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में एक बैंक खाता खोलना उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है और इसका फिर 3 बार जो है वो लेखे का जो निरीक्षण है वो रिटर्निंग अधिकारी के पास में करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में उम्मीदवार जो है अपना व्यय अनुवीक्षण की उद्देश्य से ये बैंक खाता खोलते हैं। मैडम, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, प्रभावी हो गई है। इस आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिंदु क्या होते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता ये चुनाव प्रचार में विभिन्न मापदंडों को तय करती है, खास तौर से जो सभी उम्मीदवारों को और सभी राजनीतिक दलों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, ताकि कोई भी पार्टी इन पावर अनावश्यक रूप से अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में कोई भी परिणाम न ला सके। तो लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने के उद्देश्य से ही
आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाया जाता है। चुनाव प्रचार में सबसे जरूरी है कि किसी भी प्रकार के जो हमारे सार्वजनिक संपत्तियां है, शासकीय भवन है, उनमें राजनीतिक कैंपेनिंग है और जो एडवर्टाइजमेंट्स है, विज्ञापन है, वो अनाधिकृत न लगे। जितने भी ऑथराइज्ड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स है उनको ही केवल हमें शासकीय या सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाने की अनुमति रहेगी। सबसे पहले तो आदर्श आचरण संहिता का ये मुख्य रूप से निर्देश है। दूसरा उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार के शासकीय वाहनों का पूर्ण निषेध रहेगा, उनका उपयोग हम चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे और शासकीय खर्चे पर भी विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए भी जो वाहन इस्तेमाल होंगे उन सभी को व्हीकल परमिट लेना आवश्यक है और ये व्हीकल परमिट जो है जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा राज्य निर्वाचन कार्यालय दोनों जगह से प्राप्त होंगे और राजनीतिक दलों को ये अनिवार्य रहेगा कि जब भी वो कोई चुनाव प्रचार करे, वाहन का इस्तेमाल करे, उसमें ये व्हीकल परमिट अपने विंडशील्ड पर डिस्प्ले करे। अगर वो नहीं करते हैं तो ये वाहन जब्त अनिवार्य रूप से होगा। इसके अलावा जो भी हेलीकॉप्टर, वायुयान है, उनका भी जो शेड्यूल है वो टोटली बिफोर हैंड जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर को सूचित करना होता है, उनसे एनओसी लेना भी आवश्यक है। जो आम सभाएं है, रैलियां है, रोड शो है, उनको लेकर भी भिन्न भिन्न निर्देश जारी होते हैं। मैडम, छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता का पालन किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है? जैसे ही प्रथम चरण के जो अधिसूचना प्रकाशन हुआ है 20 मार्च को, तो हमें तब तक एक कंप्लायंस रिपोर्ट घोषणा के साथ ही आयोग को देना होता है, जो पहले 24 घंटे में हम सभी शासकीय भवनों से जो संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत एक अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित करते, उसके बाद में जो सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे में और निजी भवनों से 72 घंटों में। तो अब तक जो है हम पूरे राज्य में लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा इस तरह के बैनर, पोस्टर्स और वॉल राइटिंग्स जो है, जो राजनीतिक कैंपेनिंग, पॉलिटिकल कैंपेनिंग थी पर अनधिकृत जो है एडवर्टाइजमेंट्स थे, इनको हमने हटाया है और कारगर कार्रवाई की है। इसके अलावा घोषणा के उपरांत लगभग 2 करोड़ के आसपास हमारे जो एफएसटीज थे, एसएसटीज थे, इन्होंने जब्ती की भी कार्रवाई की है। यानी कि जो हमें लग रहा था कि ये सामग्री प्रलोभन के लिए चुनाव प्रचार में इस्तेमाल, इस प्रकार की सभी सामग्रियों को भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स ने, हमारे चेक नाके एक्टिवेट हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारे सेल्स है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, जो जिला स्तर पर स्थापित होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। कंट्रोल रूम है और 1950 ये हेल्पलाइन नंबर है, वो भी एक्टिवेट हो चुका है। मैडम, संपत्ति विरूपण एक आम लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन सा शब्द है, तो क्या आप आसान लफ्जों में बता सकती हैं कि इसके दायरे में क्या क्या सामग्री या प्रचार सामग्री आती है? तो संपत्ति विरूपण का अर्थ हुआ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कई बार हम ऐसे देखते हैं कि सड़क पर जो डिवाइडर्स है और जो इलेक्ट्रिक पोल्स है या जो भी सार्वजनिक संपत्तियां है, पब्लिक पार्क्स है, इवन जो नगर निगम के द्वारा लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स है, उसमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कई बार अलग अलग तरह के जो वॉल राइटिंग्स है और ग्राफिटी है, इसको आप देखते हैं कि लगाया होता है। तो ये सभी जो है विरूपण की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके के सभी एडवर्टाइजमेंट्स को अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स माना जाता है और इनको तत्काल 24, 48 और 72 घंटे की जो मैंने सीमा बताई है, यानी निजी भवनों पे भी यदि निजी भूमि स्वामी है, उसके अनुमति के बगैर अगर किसी ने कोई उनके बाउंड्री वॉल पर ही क्यों ना हो चस्पा कर दिया है या वॉल राइटिंग किया है, तो उसको हटाया जाता है। मैडम, ये तो आपने बताया आदर्श आचार संहिता और संपत्ति विरूपण के बारे में। जब ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उम्मीदवार, राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार जब शुरू करते हैं, तो उन्हें निर्वाचन आयोग के किन दिशा निर्देशों का पालन करना होता है अपने चुनाव प्रचार के दौरान? और जैसे कि आम सभा के आयोजन के दौरान, रैली या रोड शो का जब वो आयोजन करते हैं, तो उन्हें किन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है? तो सबसे पहले जो वाहनों का उपयोग वो करते हैं चुनाव प्रचार के लिए, उन वाहनों का परमिट होना बहुत आवश्यक है। ये परमिट विशेष रूप से जो है चुनाव कार्यालय जारी करता है और जो राज्य स्तर पर वाहनों का परमिट जारी
गाड़ी होती है जैसे वीडियो वैन्स है या जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए जो वाहन होता है या प्रचार सामग्रियों के लिए वो राज्य कार्यालय जारी करता है। और कुछ जो उम्मीदवारों के वाहन होते हैं इसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जो उम्मीदवारों को वाहन इस्तेमाल करना है केवल पोलिंग डे को छोड़कर। तो सबसे पहले तो वाहनों की अनुमति से संबंधित ध्यान रखना होगा कि चुनाव प्रचार उसके अनुमति के बगैर कोई वाहन यूज न करे। दूसरी चीज जो ध्यान में रखना है कि किसी भी आम सभा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं हो सकता है, जिला प्रशासन के या जिला निर्वाचन अधिकारी के जो कि जिला कलेक्टर होते हैं। और जो आम सभाएं होती है उसमें मुख्य रूप से अगर किसी शैक्षणिक संस्था का ग्राउंड आप लेते हैं तो उससे पूर्व जो है वो संस्था प्रबंधन की अनापत्ति आवश्यक रहेगी। इसके अलावा सभा का आयोजन रात को 10 बजे के पश्चात अनुमति नहीं मिलती है और आयोजित करने वाले प्रत्येक सभा की अनुमति के लिए 48 घंटे पूर्व जो है आवेदन आपको करना आवश्यक होता है। इन्हें 2 दिवस पूर्व जो है वो आवेदन होना चाहिए। जो रैली का आयोजन है आपने पूछा था, तो रैली का मार्ग पूर्व से तय होना जरूरी है और उसका उल्लेख अपने परमिशन में करना चाहिए। बिना परमिशन के कोई भी रैली आयोजित न हो और रैली के प्रारंभ और अंत का जो समय है, स्थान है, वो पूर्व निर्धारित रहना चाहिए। और यदि रैली की लंबाई अत्यधिक है तो उसे फिर हम जो है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अंतराल में उसको तोड़ देते हैं और फिर हम करते हैं। और किसी भी अस्त्र शस्त्र को लेकर उसका प्रदर्शन प्रतिबंधित रहता है। जो रोड शोज होते हैं वो रोड शोज भी 10 से अधिक वाहनों से ज्यादा का बड़ा रोड शो हम अलाउ नहीं करते। यदि 10 से अधिक वाहन है तो फिर उनमें 100 मीटर की दूरी हम रखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अधीन जो है लाउड स्पीकर की अनुमति मिलती है तो इसमें डेसिबल लेवल तय रहता है डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का एरिया है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल एरिया है वहां पर। और बच्चों और शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जा सकता। उस पर भी आयोग के अभी जो अद्यतन निर्देश आए हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और यदि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी आयोग के द्वारा। मैडम, आपने लाउड स्पीकर की अभी बात की, तो इसके उपयोग के लिए क्या दिशा निर्देश है और दिन में किस अवधि में इनका उपयोग वर्जित किया गया है? तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है जिसके अधीन जो है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर है उसके उपयोग पर टोटल प्रतिबंध रहता है। और किसी आम सभा में यदि लाउड स्पीकर का उपयोग होता है तो उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है और जो अनुमति मिलती है उसमें समय तय है, 10 बजे के बाद आपको अनुमति नहीं रहेगी। और डेसिबल लेवल भी तय है जैसे मैंने बताया और वो डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया है। अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है तो वहां पर डेसिबल लेवल काफी कम की अनुमति आपको मिलेगी बनिस्बत किसी कमर्शियल एरिया के। श्रोताओं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले के साथ इस चर्चा को हम अगले हफ्ते प्रसारित होने वाली इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में भी जारी रखेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।